नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी विषयाध्यापक, दीप दर्शन विद्या संकुल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा को इंग्लिश में हम लैंग्वेज भी कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा देख लेते हैं हम। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य द्वारा मन के भावों और विचारों, मन के भाव और विचार, जो भी इंसान मन में सोच रहा है या महसूस कर रहा है, तो जो महसूस कर रहा है, जो सोच रहा है, उसे एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो समझ रहा है, उसे दूसरों के सामने प्रकट करने या प्रकट करने का, प्रस्तुत करने का जो माध्यम होता है, वो भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी कि सार रूप में कहें तो मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करने का, दूसरों के सामने प्रकट करने का जो माध्यम प्रयोग में लाता है या प्रयोग करता है, वो भाषा कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, वो भाषा कहलाता है। और विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं प्रयोग में लाई जाती है। और हमारे जैसे देश में हर एक राज्य के अंदर अपनी अलग अलग भाषा है, अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, राजस्थान में राजस्थानी। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो अब हमने भाषा की परिभाषा समझ ली। अब हम देख रहे हैं भाषा के रूप। तो भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप। अब देखिए, मौखिक रूप के अंदर इंसान अपने भावों या विचारों को बोल करके प्रकट करता है, बोल करके सामने वाले को
समझाता है या अपने विचारों को बताता है। और दूसरा जो रूप है लिखित रूप, इस लिखित रूप के अंदर इंसान अपने विचारों या भावों को लिख कर, तो हमने देखा भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक, जिसमें इंसान बोल करके अपने विचारों को प्रकट करता है। दूसरा है लिखित, जिसमें इंसान लिख करके अपने विचारों को प्रकट करता है। मौखिक के अंदर इंसान सिर्फ बोलता है, कुछ भी लिखता नहीं है, और लिखित के अंदर इंसान सिर्फ लिख करके अपने विचारों को प्रकट करता है, वहाँ पर वो बोलता नहीं। अब भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिसे हम सांकेतिक रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक रूप। उसके अंदर इंसान नहीं बोलता है और न ही लिखता है, सिर्फ संकेत करके अपने विचारों को प्रकट करता है, इशारा करके प्रकट करता है। अब यहाँ पर कुछ भाषाओं के नाम लिखे हैं और उनकी कौन कौन सी लिपियाँ हैं वो बताई गई हैं। तो देखिए, पहली हिंदी भाषा है, इसकी देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा है, उसकी गुरुमुखी लिपि है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि है। उर्दू भाषा की फारसी लिपि है और गुजराती भाषा की देवनागरी लिपि है। तो इनकी लिपियाँ अलग अलग होती हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है लिपि, तो हमारे मन में विचार आता है कि लिपि किसे कहते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि लिपि क्या है। तो भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। प्रत्येक भाषा में ये चिन्ह अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये जो चिन्ह हैं, ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। देखिए, नीचे एक सिंपल और छोटी परिभाषा दी गई है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। देखिए, जब पाठ हमने स्टार्ट किया तब हमने व्याकरण के बारे में कहा। तो व्याकरण किसे कहते हैं, ये समझना अति आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण, जिसे हम ग्रामर भी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सीख सकते हैं। देखिएगा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से, किस रूप में? शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीख सकते हैं। इस चीज को नोटिस करिएगा, शुद्ध रूप। व्याकरण तभी कहेंगे हम जब लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना शुद्ध हो, तो ही हम उसे व्याकरण
कहेंगे। क्यों? क्योंकि शुद्ध करने के लिए व्याकरण में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन नियमों को अपना करके हम भाषा को शुद्ध करते हैं। तो यह व्याकरण कहलाता है। अब देखिए, व्याकरण जो है इसके कौन कौन से भाग हैं, यानी कि व्याकरण पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो व्याकरण के मुख्य 4 भाग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला भाग है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। अब देखिए, वर्ण विचार के अंदर वर्णों का हम अध्ययन करते हैं। आप जानते ही हो कि वर्ण, स्वर और व्यंजन दोनों क्या है? वर्ण है। और शब्द, जब वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं। और जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो हम उसको पद कहते हैं। लेकिन कब? जो व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। और चौथा है वाक्य विचार। तो जब पद या शब्द आपस में मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण करते हैं। तो अब व्याकरण के बाद हम पढ़ेंगे साहित्य, जिसे हम इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। अब साहित्य क्या है? तो साहित्य, ध्यान से सुनिएगा, नृत्य, संगीत, नाटक, काव्य, वास्तुशिल्प, यांत्रिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान आदि ज्ञान के असंख्य क्षेत्र हैं। ये जितने भी मैंने नाम लिए, ये सब ज्ञान के क्या? असंख्य क्षेत्र हैं। इनकी संख्या फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, अगणित है, असंख्य है। तो ये जो असंख्य क्षेत्र है, इन असंख्य क्षेत्र से संबंधित ज्ञान का भंडार, इन असंख्य क्षेत्र से संबंधित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। अगर संक्षिप्त रूप में कहे तो ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य का दूसरा अर्थ गद्य और पद्य से लिया जाता है। आपने देखा होगा कि साहित्य के अंदर गद्य और पद्य आते हैं। तो ये जो गद्य पद्य का जो मेल है, ये क्या है? साहित्य है। कहानी, लघु कथा, उपन्यास, नाटक, पत्र, निबंध और कविताएं, ये साहित्य के विभिन्न रूप हैं। अर्थात साहित्य के अलग अलग रूप हैं। ये सब मिलकर के साहित्य का निर्माण करते हैं। अर्थात इन सब का, इनसे संबंधित सारा का सारा ज्ञान का भंडार ही साहित्य कहलाएगा। तो भाषा नामक शीर्षक का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।